कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ठीक है, अपन को कल से 8:55 तक आना है, 5 मिनट पहले आना है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के को क्या कहते हैं साइंस में? सैकेराइड। तो जब हम वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हर बार अपन को सैकेराइड शब्द लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपको कहीं सैकेराइड वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें शुगर कितनी है। एक शुगर है, एक से ज्यादा शुगर है, या बहुत ज्यादा शुगर है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर होगा? उसमें शुगर कितनी है, शुगर यूनिट कितनी है। अगर एक शुगर यूनिट हुई तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। अगर कार्बोहाइड्रेट में एक ही शुगर है तो अपन उसको बोल देंगे मोनोसैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर, मोनो मतलब एक। तो अगर एक शुगर हुई तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। एक से ज्यादा हुई, 10 तक हुई, तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। ये बात समझ में आ गई? तो अगर एक से ज्यादा शुगर हुई तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। पर एक से ज्यादा कितनी? 10 तक। 10 से ज्यादा अगर हुई तो ओलिगो नहीं बोलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? शुगर यूनिट की संख्या, कितनी शुगर है। अगर एक शुगर हुई तो मोनोसैकेराइड, एक से ज्यादा हुई तो ओलिगोसैकेराइड। एक से कितना? 2 से लेकर 10 तक। एक से ज्यादा मतलब 2, और कहां तक? 10। और अगर 10 से भी ज्यादा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। अगर 10 से ज्यादा हो गई, 15, 16, 100, 200, कुछ भी। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उसमें उपस्थित शुगर यूनिट के बेस पर किया जाता है, नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। तो ये बात समझ में आ गया। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को साइंस में क्या कहा जाता है? सैकेराइड। यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो यहां तक हमने कल भी देखा था, उसको आज भी शुरू कर देते। तो एक शुगर वाले को क्या बोला हमने? मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब अगर मोनोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड से जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे ये एक शुगर है तो ये एक मोनोसैकेराइड है, ये एक शुगर है तो ये एक मोनोसैकेराइड है। हम चाहें तो 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ भी सकते हैं, पर जोड़ने के लिए बॉन्ड कौन सा लगेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो मोनोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड से जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड लगेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जैसे हमने मोनो को मोनो से जोड़ा तो कितने हो गए? 2 मतलब एक से ज्यादा हो गई तो ओलिगो। पर ऐसी मोनोसैकेराइड को यहां एक और से जोड़ेंगे तो 3, फिर एक और जोड़ेंगे 4। हर बार इस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से शुगर जोड़ सकते हैं। ऐसे अपन 10 तक जोड़ा, जैसी 11वीं जुड़ी अपन क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। तो क्या मोनोसैकेराइड को जोड़ जोड़ के ओलिगोसैकेराइड बन सकती है? बन सकती है। किस बॉन्ड के द्वारा मोनोसैकेराइड जुड़ती है? ग्लाइकोसाइड। आपने मोतियों की माला देखी होगी। मोतियों की माला तो मोती या बीट्स से बनते हैं। एक मोती अगर लेंगे तो वो मोनोसैकेराइड है, उसमें दूसरा मोती पिरो दिया, तीसरा पिरो दिया, तो वो क्या बन जाएगी? ओलिगो। और एक मोनोसैकेराइड दूसरे से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसका मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड, 2 दिख रहे हैं एग्जाम्पल में। अगर एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जुड़ जाए और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक, तो ये क्या बन गया? ओलिगोसैकेराइड। ये बात समझ में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट को साइंस में क्या कहा जाता है? सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? किस बेस पर किया जाता है? शुगर यूनिट, शर्करा इकाइयां कितनी है। अगर एक शुगर यूनिट हुआ तो क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। एक से ज्यादा हुआ तो? एक से ज्यादा क्या शुगर आपस में जुड़ सकती है? किस बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। 2 से लेकर 10 तक शुगर हुआ तो क्या बोलेंगे? ओलिगो। और 10 से ज्यादा हुआ तो पॉली। तो संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3। ठीक है, अपन बार बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि अपन को बार घर में कुछ नहीं पढ़ना पड़े। तो जब आप एफएसओ का बैच देखेंगे, क्लास देखेंगी, तो बस यही पढ़ना, घर पे आप दूसरा कुछ पढ़ो। यही अपन बार बार रिवाइज करके याद कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो ये ओलिगो और इससे ज्यादा हुआ। अब देखो, अब ओलिगो के नाम बहुत सारे हैं। अगर अपन ने एक मोनो को दूसरे मोनो से जोड़ दिया तो कितनी शुगर होंगी? 2। ऐसा ओलिगो जिसमें 2 शुगर है उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। 2 शुगर वाली ओलिगो है तो वो ओलिगो। एक से ज्यादा हुई तो ओलिगो। यहां कितनी है? 2, तो उसको क्या बोलेंगे? डाई। अगर 3 हुई तो ट्राइसैकेराइड।
अगर ऐसी ओलिगोसैकेराइड जिसमें एक शुगर, दूसरी शुगर और 3 शुगर है, और ये आपको पता ही है कि एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से किस बॉन्ड से जुड़ी होंगी, तो ये सब बॉन्ड बने होंगे। अगर 4 शुगर हो गई तो आप टेट्रासैकेराइड बोलोगे, 5 हो गई तो पेंटा, 6 हो गई तो, जैसे नाम बदलते जाएंगे, पर ये सब ओलिगोसैकेराइड है। मैं आपसे पूछूं डाइसैकेराइड क्या है, तो आप कहोगे ओलिगोसैकेराइड है। मैं कहूंगा क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा शुगर होने पर उसे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। मैं आपसे पूछूं ट्राइसैकेराइड क्या है, आप कहोगे ओलिगोसैकेराइड है, क्योंकि एक से ज्यादा है। ऐसा अपन कहां तक बोल सकते हैं? 10 तक। तो क्या ओलिगोसैकेराइड के भी टाइप हो सकते हैं? 2 हुए तो डाई, 3 हुए तो ट्राई, 4 हुए तो टेट्रा, 5 हुए तो पेंटा, 6 हुए तो हेक्सा, 7 हुआ हेप्टा। आपको समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। और 9 बजे तो अपन खाना वाना खा के आ सकते हैं ना, तो खाना खा के आना। आज तो फास्ट भी होगा तो बहुत वो भी है। तो 3 तरह की कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी ओलिगो के बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारा हुआ तो पॉलीसैकेराइड। यहां तक अपन ने समझ लिया है, ठीक है। अपन ने देख भी लिया, कई बार देख लिया, समझ में आ गया कि अपन 3 आधार पर कार्बोहाइड्रेट बांट सकते, 3 कार्बोहाइड्रेट संख्या के आधार पर। अब इनमें से इसको जब टेस्ट करोगे तो मीठा निकलेगा, और जब आप ओलिगो को खाओगे तो भी मीठा निकलेगा। पॉलीसैकेराइड मीठा नहीं होता। तो स्वाद में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं? मोनोसैकेराइड, और इसलिए इन दोनों को शुगर भी कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड और ओलिगो। कल की वीडियो को आगे कंटिन्यू करते। कल के बच्चे नहीं बैठे थे, और बच्चे नहीं बैठते तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। बच्चा बैठता बोलता हाँ आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा लगता पढ़ा रहे। अब तो वही क्लास पूरी खाली हो, केवल एक कैमरा है, तो इस कैमरे से क्या पूछूं? समझ में आ गया? जैसे ये शांत बैठी तो ऐसा लग रहा है इन्हें कम कम मारा है, इसने पूछ लिया। ठीक है, तो बच्चों के रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं भले ही ऑनलाइन पढ़ाता हूं, पर मुझे बच्चे सामने दिखने चाहिए। चलो अब यहां सुनो, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड स्वाद में मीठे। जब भी आप मोनो या ओलिगो को टेस्ट करेंगे तो ये मीठे होंगे, इसलिए हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड को शुगर भी कहते हैं। अपन पॉलीसैकेराइड को शुगर नहीं कह सकते। ये पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप, पर शुगर केवल किसको बोला जाएगा? मोनो और ओलिगो, क्योंकि केवल ये 2 स्वाद में मीठे होते हैं। तो ये समझ में आ गया शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मीठे होते हैं। अब हमें समझना है मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन। अभी तो हमने क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। मीठा नहीं होता वो, स्वाद मतलब स्वादहीन होता है ना। जैसे आप स्टार्च खाओगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, पॉलीसैकेराइड कुछ भी खाओगे स्वाद नहीं होगा। जैसे पत्ती में आपने सुना होगा ग्लाइकोजन होता है, घास खा लो कहां मीठी है ना, उसमें ग्लाइकोजन नहीं, उसमें घास में होता है सेल्यूलोज, वो एक पॉलीसैकेराइड है। तो पत्ती घास कहां मीठी है? अगर पत्ती घास मीठी होती तो चाय में तो वही डाल के काम चला लेते। तो पॉलीसैकेराइड में कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए हम पॉलीसैकेराइड को शुगर नहीं बोल सकते। हम केवल किसको बोल सकते हैं? मोनो को और डाई को। ठीक है, ये पीपीटी आपको, आपने एडमिशन लिया तो आपका एक टेलीग्राम चैनल अलग से बनेगा, उसमें डेली पीपीटी डलता जाएगा, और आज जो अपन पढ़ रहे हैं कल तक आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी तो नोट्स का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण। अभी हमने क्या शुरू किया था? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, और 3 आधार पर कार्बोहाइड्रेट बांट दिए थे। अब हम एक एक करके उठाएंगे। आज हम कौन सा शुरू करेंगे? मोनोसैकेराइड, इसको बांटेंगे। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि इसमें कितनी शुगर यूनिट होती? केवल 1। अब 1 को क्या तोड़ोगे? 1 से छोटी कोई संख्या ही नहीं। तो सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड। इसमें शुगर यूनिट कितनी होती है? 1, इसलिए इसको हम सिंपल शुगर कहते हैं। इससे सरल कुछ है ही नहीं, अकेली शुगर को तो मोनोसैकेराइड। तो सबसे, तो आपसे पूछा जाएगा किस शुगर को सिंपल शुगर कहते हैं? मोनोसैकेराइड। ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे। अब चूंकि केवल 1 होता है तो इनको और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे मुझे कोई डाइसैकेराइड दे दे तो मैं दोनों को अलग अलग निकाल सकता हूं। अगर मुझे कोई ट्राइसैकेराइड दे दे तो 1, 2, 3 निकाल सकता हूं। तो आप ओलिगोसैकेराइड को तोड़ सकते हो, आप पॉलीसैकेराइड को तोड़ सकते हो, पर आप कभी भी मोनोसैकेराइड को नहीं तोड़ सकते। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा किस शुगर को और नहीं तोड़ा जा सकता या हाइड्रोलाइज किया जा सकता, हिंदी में जल अपघटन। तो पानी में घोलकर किसको अलग नहीं कर सकते? मोनोसैकेराइड। क्योंकि 1 को क्या अलग करना? 2 लोग हैं तो अलग हो सकते हैं,
आप तीनों में लड़ाई हो जाएगी, तीनों अलग अलग हो सकते हो, पर अकेला आपस में कैसे अलग होगा? तो किस शुगर को और नहीं तोड़ा जा सकता? मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये सबसे छोटा है, एक शुगर का बना होता है। और मोनोसैकेराइड का, पंकज सर रिप्लाई करते जाना है ना बच्चों के, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जितने कार्बन उतने H2O। अगर आपसे पूछे मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला, जितने कार्बन, N लिखा है ना, और यहां H2O की बाहर भी N लिखा है, तो अगर यहां कार्बन 2 होंगे तो यहां भी 2 होगा, यहां 3 होंगे तो यहां भी 3 होगा। तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा? जितने कार्बन उतने H2O। ये बात समझ में आ गया? तो आपको क्या होगा, एग्जाम में कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, देखना, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये मोनोसैकेराइड है, आपसे अगर मैं सवाल पूछूं क्या ये मोनोसैकेराइड है, इसमें कार्बन कितने हैं, तो H2O भी कितने होने चाहिए, जबकि इसमें H2O कितना है? एक, H2O एक ही तो हुआ, तो ये मोनोसैकेराइड है ही नहीं, क्योंकि जितने कार्बन होंगे उतना ही। तो एग्जाम में पहचान लोगे कि 3 कार्बन होंगे तो 3 H2O, H2O 2 H होने चाहिए, एक ऑक्सीजन, तो H2O तो एक ही हुआ ना। अगर मैं पूछूं इसमें से H2O कितने हैं, तो एक ही है, तो ये कभी मोनोसैकेराइड हो ही नहीं सकता। तो मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा? जितने कार्बन और जितने H2O। तो क्या एग्जाम में 4 ऑप्शन देख के पहचान लोगे कि ये मोनोसैकेराइड है कि नहीं? तो चलो पूछते हैं, देखते हैं, पहचानना क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अपने क्लास की, अगर हमें सब आता तो हम क्लास ज्वाइन ही नहीं करते। हमने क्लास इसलिए तो ज्वाइन की कि टीचर हमें रिवाइज कराएगा, सिखाएगा, समझना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मोनोसैकेराइड है, बताओ कितने कार्बन हैं? 1 2 3, तो कितने H2O होने चाहिए? 3। H2O कितने होने चाहिए? 3। मतलब 3 H2O मतलब कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 6, 3 दूनी 6। और कितने ऑक्सीजन होने चाहिए? 3। कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन ही कम पड़ गया। ऑक्सीजन भी कितने होने चाहिए? इसमें कितने हैं? 2। तो ये भी मोनोसैकेराइड नहीं हो सकता। तो क्या मोनोसैकेराइड को पहचान लोगे? जितने कार्बन उतने H2। तो सबसे सिंपल, सबसे सरल शुगर कौन सी होती है? मोनोसैकेराइड। ये क्यों इसको सिंपल शुगर बोलते हैं? क्योंकि इससे छोटा कुछ नहीं है, केवल एक ही तो शुगर है, इसलिए सिंपल बोलते हैं। क्या इसको और पानी में घोलकर अलग कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा H2O। 4 कार्बन 4 H2O। तो एग्जाम में अगर फॉर्मूला आएगा तो पहचान लोगे, ठीक है। चलो, इतनी स्पीड से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है, बता देना। अब मोनोसैकेराइड को भी बांटना है, अपन ने अभी तो कार्बोहाइड्रेट बांटा, अब अपन किसको बांटना है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को 2 आधार पर बांटना है कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। एक तो ये देखना है कि हम जो मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और दूसरा हमें पढ़ना है कार्बन कितने हैं। क्या क्या अपन को देखना है? पहली चीज देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और दूसरा देखना है कार्बन कितने हैं। तो मोनोसैकेराइड को किस आधार में बांटा जाता है? 2। कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर बांटा जा सकता है? 1, कितनी शुगर थी। कार्बोहाइड्रेट को अपन ने 3 हिस्सों में बांटा था, किस बेस पर? शुगर कितनी। तो कार्बोहाइड्रेट को बांटने का एक ही आधार है, शुगर कितनी है। 1 तो मोनो, 1 से ज्यादा तो ओलिगो, 10 से ज्यादा तो पॉली। पर मोनोसैकेराइड को कितने आधार पर बांटेंगे? 2 आधार पर। एक तो ये देखा जाएगा उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और ये देखा जाएगा कार्बन कौन सा है। सबसे पहले अपन फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम मोनोसैकेराइड को 2 आधार पर बांट सकते हैं। किस आधार पर? फंक्शनल ग्रुप के आधार पर। या तो एल्डोज होगा या कीटोज होगा। अब सवाल आता है कि सर जी ये फंक्शनल ग्रुप क्या है और क्या कैसा है? तो केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा,
आपने एल्डिहाइड पढ़ा होगा, कीटोन पढ़ा होगा, OH हाइड्रोक्सिल पढ़ा होगा। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अपन को मतलब दो से है। अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको बोलते हैं एल्डोज। अगर किसी मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड मिल गया तो हम उस मोनोसेक्राइड को क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर किसी में कीटोन मिल गया तो उसे बोलते हैं कीटोज। मोनोसेक्राइड को फंक्शनल ग्रुप के आधार पर दो में बांटना है। अगर उसमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर उसमें कीटोन मिल गया तो क्या बोलेंगे? कीटोज। एल्डिहाइड मतलब CHO। अगर हमें कहीं CHO मिला, भी देखेंगे, अगर हमें कहीं CHO मिला तो हम कह देंगे एल्डिहाइड मिल गया, और एल्डिहाइड मिल गया तो उस मोनोसेक्राइड को क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर हमें CHO नहीं मिला, CO मिला, CHO नहीं मिला तो क्या बोलेंगे? कीटोज। अब इस डायग्राम में देखो, अंडरलाइन है, यहां देखो CHO मिल रहा है। क्या आपको यहां CHO मिला कि नहीं मिला? यहां क्या मिला आपको? एल्डिहाइड मिल गया, तो आपको क्या बोलोगे? ये क्या है? एल्डोज। यहां देखो, यहां आपको क्या मिल गया? CO। H दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा। देखो इस कार्बन में, केवल इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं, तो इसमें अगर कीटोन मिल गया तो क्या बोलेंगे? तो मोनोसेक्राइड को फंक्शनल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के आधार पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर किसी मोनोसेक्राइड में हमें CHO मिला, एल्डिहाइड मिला, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोज। और अगर किसी मोनोसेक्राइड में कीटोन मिल गया तो क्या बोलेंगे? कीटोज। तो क्या मोनोसेक्राइड को एल्डोज और कीटोज में बांटा जा सकता है? कब बोलते हैं एल्डोज? जब मोनोसेक्राइड में, किसमें? मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड मिले। एल्डिहाइड मतलब क्या? CHO। ये बात समझ में आ गया? तो वहां एग्जाम में ये सब थोड़ी मिलेगा, आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा और पूछेगा इसमें एल्डोज और कीटोज पहचानो, तो जहां जहां CO दिखेगा वो कीटोज हो जाएगा, क्योंकि CO मतलब कीटोन, और जहां जहां CHO मिलेगा वो सब क्या बन जाएगा? एल्डोज। ये बात समझ में आ गई? तो मोनोसेक्राइड को क्या एल्डोज कीटोज में बांटा जा सकता है? पहचान लोगे? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी से पूछते हैं, कार्बोहाइड्रेट को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? सेक्राइड। यहां तक समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर बांटा जाता है? कितनी शुगर है, शर्करा कितनी, शुगर की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के कितने ग्रुप होते हैं? 3। कौन कौन? मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉली। मोनो कब बोलते हैं? 1 शुगर। ओलिगो कब बोलते हैं? 2 से 10, 1 से ज्यादा 10 तक। और पॉली कब बोलते हैं? 10 से ज्यादा। क्लियर? समझ में आ गया? मोनोसेक्राइड को भी क्या फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बांटा जा सकता है? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप देखने हैं? या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप देखना है या कीटोन देखना है। एल्डिहाइड मिला तो एल्डोज, कीटोन मिला तो, बहुत बढ़िया, ठीक है। एल्डोज का उदाहरण होगा ग्लूकोज। एल्डोज का उदाहरण क्या है? ग्लूकोज। और कीटोज का उदाहरण होगा फ्रक्टोज। इसका मतलब ग्लूकोज में मिलता है एल्डिहाइड, इसलिए वो एल्डोज का उदाहरण है, और फ्रक्टोज में मिलता है कीटोन, तो वो कीटोज का उदाहरण है। आपसे पूछा जाए ग्लूकोज किसका उदाहरण है? एल्डोज का। ठीक है। अगर मैं क्या करूं, देखो सुनो, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, वैसे ये ग्लूकोज है नहीं, 6 कार्बन होते हैं। अगर मैं क्या करूं, ये हाइड्रोजन हटा के यहां कहीं और लगा दूं, ऐसा कहीं लगा दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोज में। तो यही ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? फ्रक्टोज में। ये बात समझ में आ रही है? एल्डोज कीटोज समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन को बांटना है संख्या के आधार पर। अभी तक हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप या कार्यात्मक समूह के आधार पर, 2 आधार पर। अब हमें देखना है कि मोनोसेक्राइड में कार्बन कितने हैं। अगर उसमें 3 कार्बन हुए, अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन हुए तो उस मोनोसेक्राइड को ट्रायोज बोलते हैं। देखो अगर 3 शुगर हुई, 1 शुगर, दूसरी शुगर, तीसरी शुगर, तो वो ओलिगोसेक्राइड है, और 3 को बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। पर शुगर 1 हो, कार्बन 3 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रायोज। ये बात समझ में आ रही? देखो समझो, मान लो ये 1 शुगर है और 1 शुगर में 3 कार्बन है। शुगर कितनी है? 1। कार्बन कितने हैं?
3। तो एक सुगर मतलब मोनोसेक्राइड, और ऐसी मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन है उसे क्या बोलते हैं? ट्रायोज। पर अगर सुगर ही 3 हो गए तो ये मोनो थोड़ी होगी, एक से ज्यादा होगी, तो ये क्या हो गया? ओलिगो। और 3 ओलिगो को बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। दोनों में अंतर समझ में आया? एक सुगर में 3 कार्बन होने पर वो मोनोसेक्राइड कहलाता है, और ऐसी मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं? ट्रायोज। पर 3 सुगर हो गई तो वो क्या हो गया? ओलिगो। और इसको क्या बोलते हैं? टेट्रासेक्राइड। 3 सुगर तो ओलिगो, 1 सुगर तो मोनो। 3 कार्बन वाली मोनो को ट्रायोज बोलते हैं, और 3 सुगर वाली ओलिगो को ट्राइसेक्राइड। दोनों में अंतर समझ में आया? तो ट्रायोज और ट्राइसेक्राइड में अंतर नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। तुमसे कोई ट्रायोज बोले तो समझ जाना मोनोसेक्राइड की बात हो रही जिसमें 3 कार्बन है, और कोई ट्राइसेक्राइड बोले तो 3 सुगर वाली ओलिगोसेक्राइड है। बात समझ में आ गई? अब यहां ध्यान से समझो। 3 कार्बन होने पर मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं? ट्रायोज। 4 कार्बन होने पर मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं? टेट्रोज। अब फिर से देखो, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अगर सुगर 1 हो और कार्बन 4 हो तो उसे क्या बोलेंगे? टेट्रोज। मतलब टेट्रोज एक मोनोसेक्राइड है। और अगर सुगर ही 4 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? टेट्रासेक्राइड। तो क्या ट्रायोज और टेट्रासेक्राइड एक है कि अलग अलग है? टेट्रोज एक मोनोसेक्राइड है जिसमें कितने कार्बन हैं? 4। टेट्रासेक्राइड एक ओलिगोसेक्राइड है जिसमें 4 सुगर होती है। ये बात समझ में आ गया? तो जैसे मैं बोलता हूं ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, तो जब मैं सेक्राइड बोलता हूं तो सब ओलिगो है, और जब मैं ट्रायोज, टेट्रोज, सेक्राइड तो बोल ही नहीं रहा हूं तो वो समझ लेना मोनोसेक्राइड है। तो नाम में तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। चलो, तो मोनोसेक्राइड अपन इस आधार पर बांटते हैं कितने कार्बन। कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? 3 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं? ट्रायोज। 4 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड को क्या बोलते हैं? टेट्रोज। और 5 वाली को क्या बोलते हैं? पेंटोज। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ये सब मोनोसेक्राइड है। अगर 6 हुए तो हेक्सोज, और 7 हुए तो हेप्टोज। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, 10 तक है, क्योंकि 10 से ज्यादा होने पर वो तो पॉलीसेक्राइड बन। अरे मतलब ये कार्बन है, सुगर नहीं है, ये तो कार्बन है। तो 3 कार्बन ट्रायोज, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन। सुगर कितनी है? 1, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सुगर 1 है, कार्बन अलग अलग है। 1 सुगर पे 3 कार्बन ट्रायोज, 1 सुगर पे 4 कार्बन टेट्रोज, 1 सुगर पे 5 कार्बन पेंटोज, 1 सुगर पे 6 कार्बन हेक्सोज, और 1 सुगर पे 7 हेप्टोज। याद हो जाएगा? तो क्या हम मोनोसेक्राइड को कार्बन के आधार पर बांट सकते हैं? 3 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड ट्रायोज, 4 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड टेट्रोज, 5 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड पेंटोज, 6 वाली को हेक्सोज, 7 वाले को हेप्टो, क्योंकि हेक्सा मतलब 6, हेप्टा मतलब 7। ये नाम तो याद है ना अपन को? चलो, यहां बात समझ में आ गई। तो मोनोसेक्राइड को क्या फंक्शनल ग्रुप, कार्यात्मक समूह के आधार पर बांट सकते हैं? कितने तरह के होते हैं? 2। कौन कौन? एल्डोज, कीटोज। क्या बोलेंगे? एल्डोज, कीटोज। एल्डोज किसको बोलेंगे? जिसमें एल्डिहाइड हो। याद नहीं हो रहा अपन को? और कीटोज किसको बोलेंगे? कीटोन। तो क्या मोनोसेक्राइड को एल्डोज, कीटोज में बांट सकते हैं? एल्डिहाइड हुआ तो एल्डोज, कीटोज। क्या मोनोसेक्राइड को ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज में भी बांट सकते हैं? किस आधार पर? उस मोनोसेक्राइड में कार्बन कितनी है। क्लियर, समझ में आ गया? तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना सकता हूं जिससे तुम्हें बहुत आसानी से समझ में जाए। जैसे आपसे पूछा जाए, या हमने अभी तक जो पढ़ा कि हम कार्बोहाइड्रेट को सुगर के आधार पर, किस आधार पर? सुगर की संख्या के आधार पर 3 में बांट सकते हैं, मोनो, ओलिगो और एक पॉली। 3 सेक्राइड बना सकते हैं। क्या मोनो को भी बांटा जा सकता है? एक तो इस आधार पर भी बांटा जा सकता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और इस आधार पर भी बांटा जा सकता है कि उसमें कार्बन कितने हैं। फंक्शनल ग्रुप पे कितने आधार पर बढ़ सकता है? 2। या तो वो एल्डोज हो सकता है या फिर वो कीटोज हो सकता है। कार्बन के आधार पर ट्रायोज हो सकता है,
टेट्रोज हो सकता है, पेंटोज हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सारा ग्रुप में अपन को मिल जाएगा, कुछ नोट नहीं करना, केवल समझना है, याद करना। तो मोनो को हम बांटते चले गए। सर ओनली पैसा अर्न करना मोटिव होता है आपकी कोचिंग का, कैसे पता? आप बताओ कैसे? देखो फीस ऐसा है कि हमें जितना लग रहा था कि मेहनत करेंगे उस आधार पर फीस, टीचर 1000 रखे, कोर्स की फीस 2000 रखे, 5000 रखे, 6000 रखे, उसे जो क्वालिटी लगती है उस आधार पर वो फीस रखता है। देखो कैसा, देखो हमें दो, आप जब भी दूसरे कोचिंग वाले भी पढ़ाएंगे ना भी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो उनसे मैच कर लेना। अच्छा नहीं है, ये समझ में आ रहा ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा। तो फीस हमें जो लगता है हम क्वालिटी देंगे। क्या हर कंपनी का कपड़ा 1 पैसे का आता है? अलग अलग कंपनियों का कपड़ा अलग अलग आता है, जूते चप्पल अलग अलग आते हैं। तो जिस टीचर को जो लगता है उस आदत पे कर रहे हैं। मेगा 2.0 की बात कर रहे हैं, तो मेगा 2.0 आओ ना, क्या दिक्कत है मेगा 2.0 में? विश्वास आओ, क्या दिक्कत है मेगा 2.0 में? आओ, आप आओ, और कमेंट करने की वजह आप मुझसे एक भी बार मिले हैं विश्वास आंसर राइटिंग बैच की, तो आप आओ। अभी 2 बच्चे आ रहे हैं। प्री एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, जैसे प्री बिगड़ता है फिर वो छोड़ देते हैं। आप मुझसे एक भी बार मिल रहे हैं तो बताइए। एक अच्छा कमेंट आया, अर्थ से तो अर्थ चल रही है, बहुत बढ़िया। चलो अपन इसी को आगे अब डिस्टर्ब नहीं होते। विश्वास जी आप एक बार मुझसे मिल लो या बात कर लो, इसके बाद आप जो भी करें। चलो, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, 4 वाला। अब देखो ट्रायोज 2 तरह के हो सकते हैं। ऐसा ट्रायोज जिसमें एल्डिहाइड हो तो वो क्या बन जाएगा? ऐसा टेट्रोज जिसमें एल्डिहाइड हो वो क्या बन जाएगा? एल्डोज। और अगर पेंटोज में भी तो एल्डोज। तो ट्रायोज भी एल्डोज हो सकता है, टेट्रोज भी एल्डोज हो सकता है, और पेंटोज भी एल्डोज हो सकता है। ऐसे कैसे? 3 कार्बन में अगर एल्डिहाइड लगे हैं तो वो भी एल्डोज हो सकता है। ऐसे ये कीटोज भी हो सकते हैं। बात समझ में आया? कार्बन 3 हो और एल्डिहाइड लगा हो तो एल्डोज, कार्बन 3 हो और कीटोन लगा हो तो कीटोज। 4 कार्बन वाला हो और एल्डिहाइड लगा हो, 4 कार्बन वाला हो और कीटोन लगा हो। जो नंबर आपने दी भैया नंबर दे दो यार, दे दिया, चलो ठीक। और 5 में भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो और एल्डिहाइड लगा हो, इसका उदाहरण है ग्लिसरेल्डिहाइड। इसमें लिखा ही है एल्डिहाइड, मतलब एल्डोज तो हो गई होगा, पर 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड। 3 कार्बन वाला जिसमें कीटोन लगा हो उसका उदाहरण क्या होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बात समझ में आ रही? तो 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड जिसमें एल्डिहाइड लगा उसे क्या बोलते हैं? ग्लिसरेल्डिहाइड। और 3 कार्बन वाला जिसमें कीटोन, ये उदाहरण याद करने पड़ेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कितने कार्बन वाला है? कितने कार्बन वाला है? 3। कैसा है? कीटोज। ये बात समझ में आ गई? 4 कार्बन वाला और एल्डोज है तो वो इरिथ्रोज, और कीटोज तो इरिथ्रुलोज। ये याद है, देखो अगर इरिथ्रोज लू वर्ड लग गया ना तो वो कीटोज हो जाता है। जैसे 4-5 वाला राइबोज और राइबोलोज, देखो लोज लोज मतलब कीटोज, और ला हटा दो तो वो क्या बन जाता है? एल्डोज। जैसे मैं राइबोज बोलूंगा तो एल्डोज हो जाएगा, और राइबोलोज बोलूंगा तो कीटोज, इरिथ्रोज बोलूंगा तो, और इरिथ्रोलोज बोलूंगा तो कठिन नाम तो याद है नहीं, मतलब दिक्कत तो होगी नहीं। बस अपन को याद रखना है कि 4 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड को क्या बोलेंगे, 5 वाले को क्या बोलेंगे। ये वर्ड समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक है, चलो यहां समझ में आ गया। वैभव जी 2 बच्चे आते हैं, अभी आंसर राइटिंग लिया 150-200 लोगों ने। अब मैं दिन भर ऑफिस में बैठता हूं, अब कभी भी आ जाओ मैं पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगा। मैंने ओपी सर से बोला था कि मैं डिस्कस करा दूं, तो उन्होंने कहा केवल 2 बच्चे आए हैं। मैंने ओपी सर से बोला था, ठीक कोई दिक्कत नहीं, मैं है ना कल करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होगे तो हमें दुख होगा ना। चलो
याद हो जाएगा कि नहीं? तो मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण किस किस आधार पर होगा? उसमें एल्डिहाइड है कि कीटोन, इस आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं, और उसमें कार्बन कितने हैं उस आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। यहां तक कोई समस्या है? उदाहरण याद कर लोगे? 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड एल्डोज का उदाहरण बताओ, ग्लिसरैल्डिहाइड और कीटोज का। समझ में आ गया? तो कल आपसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन करवाएंगे कि बताओ ग्लिसरैल्डिहाइड किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन मोनोसेक्राइड, बी ऑप्शन ओलिगोसेक्राइड, सी ऑप्शन पॉलीसेक्राइड। अपन क्या पढ़ रहे हैं? मोनोसेक्राइड। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्लिसरैल्डिहाइड किसका उदाहरण है? एल्डोज का कि कीटोज का? आपको 4 दे देंगे। आपको दे देंगे ग्लिसरैल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज और राइबुलोज, और बोलेंगे इनमें से कौन सा एल्डोज नहीं है? तो ये एल्डोज नहीं है, ये क्या है? कीटोज। याद हो जाएगा? चलो पूछते हैं, ट्रायोज के दोनों उदाहरण बताओ। चलो वैभव से मेरी बात करा दो, है ना? वैभव से मेरी बात करा दो, बच्चा बहुत दुखी है। चलो चलो, ये समझ में आ गया? इसको उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? एल्डोज का उदाहरण क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो इसका उदाहरण बताओ। इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, इसका उदाहरण? हाँ, राइबोज और राइबुलोज। ठीक है, अब भले ही ये ट्रायो टेट्रोज याद ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए, राइबोज और राइबुलोज, क्योंकि आपने आरएनए का नाम सुना होगा। आरएनए किस शुगर की बनी होती है? राइबोज कैसी शुगर है? पेंटोज, 5 कार्बन वाली। बात समझ में आ गया? इसलिए राइबोज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जो आरएनए है वो किसका बना होता है? उसका नाम ही है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका मतलब वो किस शुगर से बनती है? राइबोज क्या है? मोनोसेक्राइड। कितने कार्बन वाली? अगर 6 वाली होगी तो हेक्सोज तो बोलते ही थे। एल्डोज होने पर उसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। और कीटोज होने पर क्या बोलने लगते थे? फ्रक्टोज। ये भी बहुत उदाहरण है। तो ग्लूकोज कितने कार्बन वाली मोनोसेक्राइड है? 6। C6H12O6 पढ़ते थे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको रटा होगा बचपन में। क्या फॉर्मूला था? C6H12O6। कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज क्या है? हेक्सोस। इसका भी फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, पर जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें एल्डिहाइड निकल कर आएगा और इसमें कीटोन निकल के आएगा। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोज कैसी शुगर है? पेंटोज, 5 कार्बन वाली। ग्लूकोज कैसी शुगर है? हेक्सोज, 6 कार्बन वाली। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या हो गया? ग्लूकोज एल्डोज का उदाहरण है, उसमें एल्डिहाइड मिलता है। फ्रक्टोज कीटोज का उदाहरण है, उसमें कीटोन मिलता है। क्लियर हो गया? चलो 7 वाले का उदाहरण याद कर लो, ग्लूकोहेप्टोज। 7 वाले को क्या बोलते थे? हेप्टोज हुआ तो ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज हुआ तो सेडोहेप्टोज। अगर एल्डोज हुआ तो ग्लूकोहेप्टोज, और कीटोज हुआ तो सेडोहेप्टोज। बात समझ में आ गया? तो ये हमने मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण पहला वाला समझ लिया कि कार्बन की संख्या और एल्डोज कीटोज के आधार पर बांट सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो मोनोसेक्राइड को कितने आधार पर बांट सकते हैं? या तो इस आधार पर बांट सकते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड हुआ तो क्या होगा? एल्डोज। हाँ, CHO एल्डोज। और कीटोन हुआ तो क्या बोलेंगे? कीटोज। बात समझ में आ गई? ग्लूकोज किसका उदाहरण है? एल्डोज का। फ्रक्टोज किसका उदाहरण है? राइबोज किसका उदाहरण है? एल्डोज का। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन किसका उदाहरण है? कीटोज। और ग्लिसरैल्डिहाइड? एल्डोज। इरिथ्रोज, इरिथ्रोलोज, लोज मतलब कीटोज। चलो याद हो जाएगा। 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का उदाहरण बता दो। 3 कार्बन वाले का उदाहरण। एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड था ना 3 वाले का उदाहरण। देखो ग्लिसरैल्डिहाइड कितने कार्बन का उदाहरण है? 3। कोई समस्या है? और कीटोज में 3 कार्बन। 4 में एल्डोज का उदाहरण। 4 में इरिथ्रोज, और यहां लोज। 5 में यहां
ग्लूकोज और साथ में ग्लूकोएप्टोज और सेडोन। कोई समस्या? इतना याद हो जाएगा। कल पूछेंगे, गेट में पूछेंगे, बताते जाओगे तो एंट्री होती जाएगी, ठीक है, नहीं तो नहीं होगी। मैं वही खड़ा हो जाऊंगा गेट पे, आई कार्ड बाद में चेक होंगे, पहले देखा जाएगा याद करे कि नहीं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण, पूरे मोनोसैकेराइड में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हेक्सोज, क्योंकि इसी में ग्लूकोज, इसी में फ्रक्टोज आता है। सबसे महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होती है। इसी वजह से पूरे मोनोसैकेराइड में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? हेक्सोज। अब अपन ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब एक स्ट्रक्चर बनाया था फिशर नाम के रसायन विज्ञान केमिस्ट थे फिशर। उन्होंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाया। उन्होंने बोला कि जो कायरल कार्बन होता है, हिंदी में कायरल कार्बन का मतलब होता है, फिशर ने बोला कि कायरल कार्बन को देखना है, बिल्कुल आसान है, समझेंगे। इन्होंने कहा कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। अगर चारों में अलग अलग चीज जुड़ी है तो उसे कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि 2 में बी जुड़ गए। तो कायरल कार्बन का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिसमें चारों जुड़े हुए ग्रुप अलग हों, तो उसे क्या बोलते हैं? कायरल। इस वाले में स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन समझाओ। देखो जैसे समझो, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने पर 3 ही चीज जुड़ सकती है, 1 2 3। तो ये तो कायरल नहीं हो सकता। अपन कायरल कार्बन पहचान रहे ना? चलो ठीक है। यहां ये जो डॉट लगे हैं सब कार्बन है, ध्यान रखना। ये जो ज्वाइंट्स है ये सब क्या है? कार्बन। इस कार्बन से देखते हैं, इस कार्बन में OH है, H है, समझना। इस कार्बन से OH जुड़ा है, H जुड़ा है, CHO जुड़ा है, और ये सब पूरा, अरे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, और पूरा ये जुड़ा है। तो ये तो कायरल कार्बन है। एक तो इस पूरे कार्बन से ये जुड़ा है, पूरे कार्बन से ये जुड़ा है, पूरे कार्बन से ये जुड़ा है, और ये जुड़ा, चारों अलग है। तो ये पक्का कैसा कार्बन होगा? कायरल कार्बन। कायरल समझ पा रहे हो? ऐसे में इसको अगर देखो, इस वाले कार्बन को, तो इसमें क्या जुड़ा है? OH। इसमें क्या जुड़ा है? CH2H। और इसमें क्या जुड़ा है? मतलब इस कार्बन से OH जुड़ा है, इस कार्बन से H जुड़ा है, इस कार्बन से CH2OH जुड़ा है, और इसी कार्बन से ये पूरा जुड़ा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन। कायरल पहचान लोगे कि नहीं? ऐसा कार्बन जिससे चारों चीजें अलग अलग जुड़ी हो। जैसे इस वाले को ध्यान से समझ, हमारे काम का यही है। देखो ये सब सारे जंक्शन क्या कहलाते हैं? कार्बन होते हैं, जिसको अपन लिखते नहीं है, पर जंक्शन का मतलब कार्बन ही होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इस कार्बन को लूं, क्योंकि मुझे OH के ऊपर वाला कार्बन लेना है, फिशर ने कहा कि सबसे पहले आप OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। तो अगर मुझे कहीं OH वाली कोई चीज मिल रही है, अकेला OH नहीं, OH के साथ CH2 भी है, इसके ऊपर जो कायरल कार्बन, इससे ऊपर, क्या इसके ऊपर ये कायरल कार्बन है? कि देखो ये कौन सा ग्रुप है? OH। ये कौन सा ग्रुप है? CH2OH। तो ये केवल OH है, ये पूरा CH2OH है। तो दोनों एक हुए कि अलग अलग हुए? ये क्या हुआ? H। तो ये तीसरा ग्रुप है, तीनों अलग है, और बाकी ये चौथा है, इसी से तो जुड़ा है पूरा। तो फिशर साहब बोले कि हाइड्रोक्सिल के ऊपर अगर कोई कायरल कार्बन मिल जाए तो उसमें OH को देखना है। इसमें किसको देखना है? OH। अगर इस OH, ये OH दाईं ओर लगा है तो उसे क्या बोलते हैं? D। OH सारे नहीं देखने, किस कार्बन का देखना? कायरल कार्बन का OH कहां है? तो इसमें कायरल कार्बन में समझ में आ गया, OH तो ये भी है, OH तो ये भी है, OH तो ये भी है। ऐसे तो परेशान हो जाएंगे कौन सा OH देखना है। तो फिशर ने कहा कायरल कार्बन में अगर OH है तो वो देखना है दाईं ओर है कि बाईं ओर। जैसे ये कायरल कार्बन है, ये है OH, दाईं ओर वाले OH वाले को D बोलते हैं।
बाईं ओर वाले OH कार्बन को L। अगर कायरल कार्बन में OH दाईं ओर लगा है तो इस पूरे को D बोलते हैं। अब वो ग्लूकोज हो कुछ हो मतलब नहीं, D बोलेंगे। 6 कार्बन होंगे तो ग्लूकोज बोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो ग्लूकोज है, लिख दिया। तो अपन को ग्लूकोज से मतलब नहीं, अपन को समझना D किसको बोल रहा है, L किसको बोल रहा है। कायरल कार्बन में OH किस तरफ लगा है। कायरल कार्बन पहचान लोगे, किसे कहते हैं कायरल कार्बन? ऐसा कार्बन जिससे 4 लोग जुड़े हों और चारों आपस में अलग अलग हो। उस कायरल कार्बन में अगर OH दाईं ओर हुआ, आपका राइट हैंड कौन सा आप लोगों का पहचान लोगे? तो इसमें से OH किस ओर लगा, आपके राइट साइड के आपके लेफ्ट साइड? राइट साइड लगा, तो इसको क्या बोलते हैं, D। और अगर लेफ्ट साइड हुआ तो L। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज में और भी वर्गीकरण हो सकते हैं, जैसे D और L। किसको D बोलेंगे, किसको L बोलेंगे? अगर कायरल कार्बन में OH को केमिस्ट्री में बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। अगर कायरल कार्बन में हाइड्रोक्सिल या OH दाईं ओर लगा हो तो उसे D बोलते हैं, और बाईं ओर लगा है तो L बोलते हैं। अब सवाल आता है कि सर D और L का मतलब क्या है, समझना। अगर मैं इस ग्लूकोज के पानी, इस वाले ग्लूकोज को पानी में घोल दूं, किस वाले ग्लूकोज को, जिसमें OH दाईं ओर लगा हो, और उसमें लेजर लाइट डाल दूं, तो वो लेजर लाइट क्लॉकवाइज घूम जाता है। हिंदी में क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो। तो अगर मैं किसी ऐसे ग्लूकोज जिसमें OH दाईं ओर लगा है, उसमें लेजर लाइट सीधे जाती कि नहीं, आपने दीवारों पे लेजर लगाई होगी, तो लेजर लाइट डालती है किस डायरेक्शन में घूम जाता है, क्लॉकवाइज। और क्लॉक मतलब डेक्स्ट्रो, दक्षिणावर्त सुना होगा, दाईं ओर, तो क्लॉकवाइज घूम जाता है। बात समझ में आ रही, क्लियर? आप अगर घड़ी को देखोगे तो आपके दाईं ओर जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मोनोसैकेराइड, ऐसा कोई भी ग्लूकोज जिसमें लाइट डालते ही वो दाईं ओर मुड़ जाए, क्लॉकवाइज मुड़ जाए, ऐसे को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। और इसी डेक्स्ट्रो से बन गया D। बात समझ में आ गया? कब डेक्स्ट्रो बनता है, जब OH दाईं ओर। अगर इस ग्लूकोज पे लेजर लाइट डालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं लीवो। बात समझ में आया? लाइट डालते ही अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो क्लॉक। और एंटी क्लॉक समझ में आएगा, घड़ी की दिशा में है तो D, घड़ी के विपरीत दिशा में है तो L। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर? तो क्या मोनोसैकेराइड, ठीक है। और ऐसे जिनमें फॉर्मूला बराबर हो, दो सब में है, दो सब एक जैसा फॉर्मूला है, H बराबर होंगे, O बराबर होंगे, कार्बन बराबर होंगे, सब कुछ बराबर होंगे, पर एक में दाईं ओर है, एक में बाईं ओर है, तो इन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो, फॉर्मूला एक जैसा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो आइसोमर का मतलब ऐसे कोई भी दो यौगिक जिसका फॉर्मूला एक जैसा हो पर स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उसे आइसोमर कहते हैं। तो D और L आपस में क्या हुए, आइसोमर। इसमें चलो देखते हैं, भरोसा ही नहीं हो रहा कि सर कैसे माने कि बराबर बराबर है, समझते हैं। चलो इसमें से कार्बन गिनते हैं, कितने कार्बन, 1 2, ये जो जंक्शन कार्बन होते 2 3 4 5 6 कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, C6H12। ऑक्सीजन गिनो, 1 2 3 4 5 6। ग्लूकोज तो है, चलो इसमें भी गिनो, तो इसमें भी 6 कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज तो ये भी है, तो इसका मतलब फॉर्मूला दोनों का एक जैसा है, पर स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक में OH दाईं ओर, एक में OH। तो ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला एक जैसा हो, स्ट्रक्चर अलग अलग हो, वो क्या है, आइसोमर। समझ में आ गया? और जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, उन आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। स्टीयरिंग देखी है गाड़ी की, तो किस दिशा में घूम रहे हैं, उसे स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। तो D और L आपस में कैसे आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर समझ में आ गए?
कितने तरह के स्टीरियो आइसोमर होते हैं? 2 तरह के, या तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं जिन्हें डी बोल देते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज बुलाते हैं जिन्हें एल बोल देते हैं। तो डी और एल केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं, आइसोमर भी बहुत पढ़ते हैं। आइसोमर का मतलब समझ में आ गया? ऐसे यौगिक जिनका फॉर्मूला एक जैसा हो पर स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है। और तो स्टीरियो आइसोमर समझ आ गए, डी और एल। अब ध्यान से समझना, अगर ग्लूकोज डी टाइप का है तो उसे बोलते हैं डेक्सट्रोज। जब भी बीमार हुए तो ड्रिप वगैरह चढ़ी है, उस ड्रिप में नाम देखना, उस ड्रिप में लिखा होगा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज कुछ नहीं, ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोलते हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर आपको बोलते हैं डॉक्टर साहब कमजोरी होगी, एक बोतल चढ़ा दो, गांव में बोलते हैं ना एक बोतल चढ़ा दो ड्रिप को, तो आप ध्यान से उस बोतल को, जब डॉक्टर वीकनेस की ड्रिप चढ़ा रहा होगा, उसका नाम देखना, उसमें डेक्सट्रोज लिखा होगा। डेक्सट्रोज मतलब डेक्सट्रो वाला ग्लूकोज, दाईं ओर वाला ग्लूकोज। तो डेक्सट्रोज समझ में आ गया। डी ग्लूकोज को ही साइंस में क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज। यही ड्रिप में पेशेंट को चढ़ाया जाता है। डेक्सट्रो मतलब दाईं ओर, ओज मतलब ग्लूकोज। तो डेक्सट्रोज कोई नई चीज नहीं, डी ग्लूकोज को ही नाम दे दिया डेक्सट्रोज। चलो अब एल ग्लूकोज को देखते हैं, लीवो वाला। आपने शहद खाया होगा, शहद मीठा होता है एल ग्लूकोज की वजह से। एल ग्लूकोज का उदाहरण, एल ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? लेबुलोज, लीवो वाला ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो वाले ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? चलो अब समझो, तो डेक्स्ट्रो वाले ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज। लीवो वाले ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? लेबुलोज। और ये लेबुलोज किस में मिलता है? शहद में। शहद मीठा होता है कि नहीं होता? मतलब शहद एनर्जी आती है कि नहीं? मीठा तो था फ्रक्टोज की वजह से, पर शहद से एनर्जी बहुत आती। लोग कहते हैं ना शहद डेली खाया करो, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है। कौन सा ग्लूकोज? एल ग्लूकोज। इसलिए शहद में एल ग्लूकोज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लेबुलोज। बात समझ में आ रही? चलो तो शुरुआत फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर बांट सकते हैं? शुगर की संख्या के आधार। कार्बन की शुगर, शुगर कार्बन की संख्या नहीं, शुगर। एक शुगर वाली कार्बोहाइड्रेट को, एक से ज्यादा वाली को, और बहुत सारी हो तो कितने कार्बोहाइड्रेट हो गए? 3। मोनो, ओलिगो, पॉली। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड की बात करें। मोनोसैकेराइड को क्या फंक्शनल ग्रुप, कार्यात्मक समूह के आधार पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? मोनोसैकेराइड कितने तरह के हो जाएंगे? 2, एल्डोज, कीटोज। बहुत अच्छा। एल्डोज का उदाहरण याद है कोई? बहुत सारे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज, ग्लूकोहेप्टोज। और अगर कीटोन हुआ तो क्या बोलेंगे? कीटोज। कीटोज का उदाहरण याद है कोई? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसका उदाहरण है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पढ़ा होगा, राइबुलोज पढ़ा होगा, एरिथ्रोलोज पढ़ा होगा। चलो, क्या कार्बन की संख्या के आधार पर भी मोनोसैकेराइड को बांट सकते हैं? 3 कार्बन हुए तो ट्रायोज, 4 हुआ तो, 5 हुआ तो। पेंटोज का उदाहरण याद है? राइबोज और राइबुलोज, दोनों पेंटोज है। एक एल्डोज है, एक कीटोज है। 6 वाले को क्या बोलेंगे? हेक्सोज। उदाहरण याद है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। याद हो गया? तो फिशर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो फिशर के अनुसार 2 तरह के स्ट्रक्चर हो सकता है, डी और एल। क्लियर? डी एल किसके आधार पर होगा? काइरल कार्बन के आधार पर। डी और एल समझ में आई गए हमें। अगर दाईं ओर OH हुआ काइरल कार्बन के ऊपर, तो वो दाईं ओर वाले को क्या बोलते हैं? डी। और बाईं ओर हुआ तो, अगर बाईं ओर हुआ तो क्या बोलेंगे? एल। तो डी और एल समझ में आ गए, कोई दिक्कत, ये तो बता चुके हैं। ग्लूकोज के ऐसे बहुत होते हैं, ऐसे ग्लूकोज में कई तरह के हो सकते हैं। तो डी और एल ग्लूकोज समझ गए, जिसमें OH दाईं ओर हुआ वो क्या कहलाएगा? डी। और जिसमें OH बाईं ओर हुआ वो क्या हो जाएगा? एल। किस पर? काइरल कार्बन पर। चलो, अब और भी टाइप हो सकते हैं। हम डी को और बांट सकते हैं, अल्फा डी, बीटा डी। एल को बांट सकते हैं, अल्फा एल, बीटा एल। तो पहले तो हमने 2 तरह के पढ़े, डी और एल, डेक्स्ट्रो और लीवो। अब डी को भी बांट सकते हैं, अल्फा बीटा। एल को भी बांट सकते हैं, अल्फा बीटा। चलो, ये तो समझ में आ गया कि डी एल क्या है। OH दाईं ओर तो डेक्स्ट्रो मतलब डी, OH बाईं ओर तो लीवो मतलब एल। अब सवाल आता है अल्फा बीटा क्या है? चलो देखते हैं। ये डायग्राम देखो, इसी डायग्राम को देखो।
ये क्या है डी, ये क्या है एल। ये वाला डायग्राम नहीं, कहां गया? ये डायग्राम नहीं, डायग्राम चेंज है। चलो फिर ये बता दें, कल डायग्राम दिखा देंगे। अल्फा और बीटा क्या होगा? अब यहां देखो अल्फा बीटा, मैं कल डायग्राम दिखाएं समझ में आएगा। जब पहले कार्बन की बात देखो, कल अपन देखेंगे पहला कार्बन, अगर OH पहले वाले में, कायरल वाले पे नहीं, पहले वाले पे, कायरल पे देखेंगे तो क्या बोलने लगते हैं डी और एल। पहले कार्बन पे तो ये गलत फोटो लगा, कल दिखाएंगे। अगर पहले कार्बन में जो OH है वो दाईं ओर लग गए, यहां पर क्या मिलेगा आपको? दाईं ओर, कल दिखाएंगे। तो जैसे ही पहले वाले में दाईं ओर मिला तो उसे बोलने लगेंगे अल्फा। अगर पहले वाले में OH मिला, अगर डी पे मिला तो अल्फा डी, एल पे मिला तो अल्फा एल। अल्फा डी अल्फा एल समझ में आ गया? किस पे? अच्छा बाईं ओर। इसमें अगर OH आने लगा तो वो क्या हो जाएगा? बाईं ओर। अच्छा अल्फा 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 मतलब दाईं होगा। देखो समझो, फिर से समझो। अगर कायरल कार्बन में OH देख रहे हो, कायरल कार्बन में OH देख रहे हो तो बोलते हैं डी और एल। पर पहले वाले में H और OH देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं अल्फा और बीटा। अगर दाईं ओर OH हुआ डी में तो उसे क्या बोलेंगे? और दाईं ओर OH हुआ एल में तो भी अल्फा एल। समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से अपन समझो, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो। देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य रखना, धैर्य। अपने पास 4 साढ़े 4 महीना है, बहुत है। चलो अब यहां ध्यान से समझना। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है उसे बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है? और ये वाला जो कार्बन उसे कहते हैं फर्स्ट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? फर्स्ट। और ये कौन सा कार्बन है? कायरल, ठीक है? अगर तुम कायरल में HOH देख रहे हो तो उसे बोलना पड़ेगा D और L, क्योंकि कायरल पर OH दाईं ओर हुआ तो, और कायरल पर OH बाईं ओर हुआ तो L। बात समझ में आ गया? अब हमें फर्स्ट कार्बन और देखना है। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH दाईं ओर लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? पहले कार्बन में अगर OH दाईं ओर लग गया तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फा। चाहे D हो चाहे L हो, पहला कार्बन पर अगर OH दाईं ओर हुआ तो अल्फा बोला करते। आगे सच में? और अगर पहले वाले में बाईं ओर लग गया तो उसे बीटा बोलते हैं, चाहे वो D हो चाहे L हो, मतलब नहीं। समझ में आ गया? तो कायरल कार्बन पर D और L बोला करते हैं, पहले कार्बन पर अल्फा और बीटा बोला करते हैं। अगर कायरल कार्बन में OH दाईं ओर तो D, कायरल कार्बन पर OH बाईं तो L। D और L समझ में आ गया? कायरल कार्बन पर OH कहां है? पर अल्फा बीटा कैसे डिसाइड करोगे? पहले कार्बन का HOH। चलो अब तुमसे पूछते हैं, तुम पहचान पा रहे हो कि नहीं? चलो इसको क्या बोलोगे? पहली चीज तो ये D है कि L है, तो अपन कहां जाएंगे? कायरल पे। किस ओर है? दाईं ओर, तो क्या बोलोगे? D। पर ये अल्फा है कि बीटा है? पहला वाला OH देखो किस ओर है, दाईं या बाईं? लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या बोलोगे? बीटा D। तो ऐसे भी टाइप हो सकते हैं, तो D भी बांट सकते हो, D में भी अल्फा बीटा बांट सकते हो। बात समझ में आ गया? और अगर मैं इसको मिटा दूं और चेंज कर दूं, अभी क्या बन गया? अल्फा D। D तो है ही है, पर D में भी अल्फा बीटा हो सकता। पहचान रहे हो? चलो और देखते हैं, बिल्कुल समझते हुए चलना है। ये D है कि L है? कैसे पता किया? बाईं ओर। किस में देखना है? कायरल कार्बन, कायरल बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया? L।
अल्फा है कि बीटा है? कुछ नहीं पता, अभी एच कुछ नहीं लगा। राइट साइड है तो क्या हो जाएगा? अल्फा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बस ऐसे ही समझना, यही तो तुम्हारे सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अपन ने फिशर समझ लिया, फिशर ने बोला डी और एल, अपन ने अल्फा बीटा भी समझ लिया। तो फिशर ने कहा कि कायरल को देखोगे तो डी और एल मिलेगा, पहले वाले को देखोगे तो अल्फा और बीटा मिलेगा। तो फिशर के अनुसार संरचना समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। कल इसके आगे पढ़ेंगे, 10 बज गए हैं, आप लोग लेट हो जाओगे। कल इसके आगे क्लास समझ में आ रही है? कल अपन आएंगे तो पहले 5-10 मिनट पूरा रिवाइज करेंगे, फिर 50 मिनट और पढ़ेंगे। ठीक, कल आपको इसके पीडीएफ मिल जाएगी थ्योरी वाइज। इस स्पीड से अपन रिवाइज करते चले, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 महीने में इस तरह से पढ़ लेंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अपन को रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। कोई समस्या है? ऑनलाइन में कोई समस्या है? भैया आपको पंकज सर का दे दिया, जो जो आपकी शिकायत है आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। तो कल ये पूरा रिवाइज करके आना है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ चुके हैं क्या? नहीं जुड़े तो आप ऐसा करना, दिनेश सर का नंबर ले जाना और वो आपको एफएसओ के ग्रुप में, जहां आपको नोट्स टेस्ट वगैरह मिलेंगे, टाइमिंग क्लास की डल जाएगी। जैसे किसी दिन 9 की बजाय 9:30, किसी दिन 9 की बजाय 8:30, ऐसे चेंज हुआ, 15 मिनट लेट हुआ, तो उसी टेलीग्राम में आपको डेली मैसेज कर दिया जाएगा कि आज क्लास 9:10 पे है, आज क्लास 8:50 पे। इस तरह से ये सर को बोल देना कि सर आपने जो कोर्स खरीदा होगा उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप पे दे देना कि सर हमें टेलीग्राम में जोड़ दो। ठीक है, ये एफएसओ के एक टेलीग्राम है, उसमें आपको जोड़ देंगे। वहीं आपको डेली नोट्स मिलेंगे, वहीं आपको पेपर एमसीक्यूज वगैरह सब मिलते जाएंगे। चलिए, क्लियर?